हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू onlinepsa.in वंस अगेन। और इस बार हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि 5, 6, 7 करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जिसमें हमने सॉल्व किया है, एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को जाके दोबारा देखिए। तो चलिए जल्दी देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम जल्दी से बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में? So question number 5 says that check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो हमारे पास एक नंबर है 6 to the power n। तो बताया गया है कि n कोई भी एक नेचुरल नंबर है। n कोई भी एक नेचुरल नंबर लाइक कुछ भी हो सकता है उसमें, 1, 2, 3, 4 एनीथिंग। तो पूछा गया कि अगर हम n की जगह में कोई भी वैल्यू डालें या कोई ऐसा n में कोई ऐसा नंबर डालें, ऐसा हो सकता है कि 6 टू द पावर n में उसका 0 आए। जस्ट लाइक 6 टू द पावर 1, क्या 6 टू द पावर 1 का वैल्यू है 6, तो क्या इसके एंड में 0 आ रहा है? नहीं। 6 टू द पावर 2 होता है 6 इंटू 6 36, तो क्या इसके एंड में 0 आ रहा है? इस तरीके से पूछा गया है। ये पूछा जा रहा है कि क्या हम इस तरीके से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 1 लाख कितना भी अगर नंबर ऊपर में n का वैल्यू डालें तो क्या कोई नंबर मिलेगा जिसका एंड में 0 आए? सवाल ये पूछा गया है। तो अभी तो आप बता नहीं सकते। अभी आप 1 पुट कीजिएगा, 2 पुट कीजिएगा, देन 3 पुट कीजिएगा, 4 पुट कीजिएगा, इस तरीके से आप पुट करते रहेंगे। पर आप कब तक पुट करते रहिएगा, नहीं पता लगा सकता। तो ये जानने के लिए, ये समझने के लिए बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप ये देखिए कि 6 का फैक्टर जब हम करते हैं, जब हम 6 का फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2, 3 जा 6। तो 6 के क्या क्या फैक्टर हो गए? 6 के फैक्टर हो गए 2 और 3। ठीक है। और एक बात जान के रखिए कि 0 आने के लिए हमेशा आपको एक 2 और एक 5 का फैक्टर होना जरूरी है। अगर आपके पास 2, यहाँ पर क्या क्या फैक्टर निकला? 6 के फैक्टर निकले 2 और एक निकला 3, तो इसका 2 और 3 फैक्टर्स हैं, तो इसके एंड में कभी भी 0 नहीं आएगा। जिसके भी एंड में 0 आए, जस्ट लाइक 10, इसके एंड में 0 है, तो इसके फैक्टर्स में हमेशा हम देखेंगे 2 5 जा 10, एक 2 और एक 5 होना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक नंबर है, मान लेते हैं 30। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या निकलेगा? 2 15 जा एंड 2 15 जा एंड 5 3 जा। सो अगेन वी कैन सी दैट 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक 2 और एक 5 है। तो जहाँ भी एक 2 एक 5 आपको मिनिमम एक भी अगर मिला, 2 और 5 का एक पेयर, तो आप वहाँ समझ लीजिए कि वहाँ एंड में 0 आएगा। तो सवाल में पूछा गया था कि 6 टू द पावर n के एंड में n का कोई भी वैल्यू डालें तो क्या उसके एंड में कभी 0 आएगा? तो इसका जवाब है नो। नो, कभी भी 6 टू द पावर n के एंड में 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि 6 का फैक्टर है 2 और 3। आपको इसी तरीके के एक सवाल एग्जाम्पल में दिया हुआ है जिसमें यह पूछा गया है कि क्या 4 टू द पावर n के एंड में 0 आएगा? तो आंसर वही है नो। वाई? बिकॉज 4 की जब हम फैक्टर निकालें, 4 का जब हम फैक्टर निकालेंगे, 2 2 जा 4, तो 4 का फैक्टर निकल रहा है 2 इंटू 2। दैट मीन्स 2 ही एक फैक्टर है, इसमें कोई 5 का टर्म नहीं है। तो अगर आपके पास 5 का टर्म नहीं है तो वो एंड में 0 नहीं आएगा। पर अगर मान लेते सिर्फ 5 का है, जस्ट लाइक 25 में हम क्या देख रहे हैं? 5 5 जा 25। यहाँ पर सिर्फ फैक्टर है 25 का फैक्टर क्या है? सिर्फ 5। तो एक बात मैं लास्टली ये बता देना चाहूँगा, बहुत इजी, कि अगर लास्ट में 0 चाहिए, अगर आप पता करना है कि लास्ट में 0 होगा या नहीं होगा 6 का कोई भी पावर पे, तो आप डायरेक्टली लगा दीजिए, उसका फैक्टर निकालिए, उसका फैक्टर निकाल के देखिए। अगर 2 है और 3 है तो नहीं होगा, 2 है नहीं होगा, 5 सिर्फ है नहीं होगा। पर 2 और एक 5 आपको एक मिल रहा है,
तो उसका एंड में 0 आएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अगर आपको पता करना है, चाहे वो 6 टू द पावर n पूछा गया हुआ हो या 4 टू द पावर n पूछा गया हो, तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्योंकि 6 का फैक्टर है 2 3, तो इसके एंड में 0 नहीं आएगा, 0 विल नेवर कम। 4 का फैक्टर है 2, तो 0 विल नेवर कम। बट इफ दे आर आस्किंग 10 टू द पावर n, तो हाँ 0 एंड में आएगा, क्योंकि 10 के फैक्टर्स में 10 का जब हम फैक्टर करते हैं 2 और 5 आता है, ठीक है। सो दैट्स इट। अब चलिए जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा क्या गया है, समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। हमें ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और 6 क्वेश्चन नंबर में ये पूछा गया है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट है तो कैसे। क्या तुम इसे कंपोजिट प्रूफ कर सकते हो? तो कंपोजिट प्रूफ करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट मतलब क्या है और प्राइम नंबर क्या होता है। दोनों प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके कुल 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर्स। जस्ट लाइक 11 के कितने फैक्टर हैं? 1 11। सो दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ, सो देयरफॉर 11 इज द प्राइम नंबर। बट कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जस्ट लाइक 8, तो 8 के क्या क्या फैक्टर हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज ओनली ओके फाइन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 4 1 भी है, 8 भी है। 1 भी डिवाइड कर सकते हैं 8 को, 2 भी डिवाइड कर सकते हैं 8 को, 4 भी डिवाइड कर सकते हैं 8 को, 8 भी डिवाइड कर सकते हैं। सो हाउ मेनी फैक्टर्स इट इज हैविंग? इट इज हैविंग 4 फैक्टर्स, 1 2 3 4। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो बेसिक है ये कॉन्सेप्ट तो सबको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होता क्या है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि दिस नंबर एंड दिस नंबर इज कंपोजिट, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस केस में देखते हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 13 को ये और इसमें से कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा? 7 इंटू 11 इंटू 13, नो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। वी कैन राइट इट एज, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 77 प्लस 1, एंड इसको और फर्दर क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 78। तो हम क्या देख रहे हैं? 78 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा? 78 को 2 से 39 जा एंड 3 13 जा, तो क्या बचा? 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 13। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिखें। ये जो नंबर है ये कंपोजिट तभी होगा जब इसका जो फैक्टराइज करके इसके फैक्टर्स देखिए सब प्राइम में हम लिख सकते हैं। तो हम क्या जानते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, सो इट्स अ कंपोजिट नंबर। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एज वी, यहां पर भी हम देख लेते हैं, फाइनली हम लिख देंगे यहां पर क्या लिखना हो, फाइनल कंक्लूजन। यहां पर हम क्या देखें? देखिए यहां से 5 और ये 5 में कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। 5 को यहाँ से भी कॉमन ले लिया, यहाँ से ले लिया, तो बचा कितना अंदर में? अंदर में बचा 5 इंटू 7 6 42 और 3 4 12 12 टू 24 प्लस 1, तो ये बन गया 5 का 1008 प्लस 1 और 5 ये बन गया इंटू 1009। सो दिस इज ऑल्सो प्राइम एंड दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर।
मतलब क्या है कि हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स हमें क्या पता है कि कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। सो कंपोजिट नंबर, सो देयरफॉर इट्स अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इस नंबर को, इस पूरे नंबर को हम जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमें दो प्राइम नंबर मिल रहे हैं, देयरफॉर ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन में आप क्या लिखिएगा कि वी कैन सी दैट और the given numbers can be written in the form of product of its prime. Therefore, according to fundamental theorem of arithmetic, we can say the given numbers are composite. इजी। मैं एक और बार फिर से बता दे रहा हूँ, जब हम इस नंबर को सिंप्लीफाई किए, इस पूरे गिवन एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई किए तो हमें क्या मिला, ये भी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट मिला। इस नंबर को भी जब हम सिंप्लीफाई किए तो यहाँ पर भी दो नंबर मिला, तो दोनों नंबर प्राइम निकले। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या पता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, देयरफॉर दीस टू आर कंपोजिट नंबर। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया मैं फिर से बोलूँगा, आप फिर से वीडियो को बैक करके पीछे जाके फिर से समझने की कोशिश कीजिए। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो देखिए सवाल को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो कहा गया है कि एक फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड है। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है और उसके चारों तरफ एक पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है उसके चारों तरफ। ठीक है, तो रवि और सोनिया दोनों इसमें गाड़ी चलाएंगे। ठीक है, रवि और सोनिया। तो कहा जा रहा है कि दोनों गाड़ी चला रहे हैं इस पाथ में, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, एक टाइम पे दोनों ने स्टार्ट किया, तो रवि ले रहा है 12 मिनट क्या करने में, 12 मिनट एक कंप्लीट राउंड लगाने में, और सोनिया ले रही है 18 मिनट एक कंप्लीट राउंड लगाने में। ठीक है, तो दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में उन्होंने चलना शुरू किया, ड्राइव करना शुरू किया। ठीक है, सवाल क्या है, क्वेश्चन इज कितने टाइम में कितने मिनटों बाद दोनों इसी पोजीशन में दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो इसका पता लगाने के लिए चलिए एक मैनुअल मेथड देखते हैं और क्वेश्चन समझ के मैनुअली करने का कोशिश करते हैं। चलिए रवि का केस देखते हैं। रवि तो अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट पे है, तो जब उसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा तो टाइम हुआ होगा 12 मिनट। ठीक है, सेकेंड राउंड कंप्लीट जब होगा और वापस वो इसी पोजीशन में आएगा, स्टार्टिंग पोजीशन में, तो टाइम हुआ होगा 24 मिनट, क्योंकि अगेन 12 मिनट लगाएगा वो एक और राउंड कंप्लीट करने में। और थर्ड राउंड जब लगाएगा तब उस टोटल टाइम होगा 36 मिनट्स। तो 36 मिनट में वो थर्ड राउंड में यहाँ पर पहुँच जाएगा, 36 मिनट में। ठीक है, अब देखते हैं क्या नाम है इसका, सोनिया का केस। अब देखते हैं सोनिया का केस। तो सोनिया के केस में क्या होगा, फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके जब वो वापस आएगी तो टाइम हुआ होगा 18 मिनट। तो वो लोग नहीं मिल पाएंगे क्योंकि दोनों एक साथ शुरू किए।
रवि पहले पहुंच जाएगा, सोनिया पीछे रह जाएगी। रवि यहाँ पर 12 मिनट में पहले पहुंच जाएगा, सोनिया लगभग यहाँ पर रहेगी 12 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट 18 मिनट में वो फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेगी। सेकेंड राउंड वो जब कंप्लीट करेगी तो और 18 मिनट लगेगा। तो सेकेंड राउंड के बाद ही मतलब कितना टाइम लगेगा, 36 मिनट। मतलब कहने का मतलब यह है कि 36 मिनट में सोनिया यहाँ पर सेकेंड राउंड कंप्लीट करके यहाँ पहुँचेगी, और 36 मिनट में रवि यहाँ पर पहुँचेगा, इसी जगह पे पहुँचेगा, पर 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद रवि इसी पोजीशन पे होगा 36 मिनट पे, और सोनिया इसी पोजीशन पे 36 मिनट पे रहेगी सेकेंड राउंड पे। तो कहने का मतलब ये है कि 36 मिनट पे रवि और सोनिया दोनों इसी पोजीशन में मिलेंगे, पर डिफरेंस यही होगा कि रवि का राउंड कंप्लीट हो गया होगा 3, और सोनिया अभी तक सेकेंड राउंड कंप्लीट ही की होगी। तो ये रहा मैनुअल तरीके से आंसर निकालना। पर इसी क्वेश्चन को जब शॉर्टकट तरीके से हम करेंगे, दैट मीन्स जैसे एक्चुअल में हम करना है एग्जाम में, वो है इन दोनों का सिंपली हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल देना है। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों का 12 और 18 का सबसे पहली बार कब ये दोनों कौन से मल्टीपल पे ये दोनों सबसे पहली बार, सबसे कम में सबसे पहली बार ये एक होंगे, दोनों का मल्टीपल सेम होगा। मतलब 12 का भी जो मल्टीपल होगा 18 का भी वही मल्टीपल होगा सबसे पहली बार। तो उस वो निकालने के लिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ता है, और लोएस्ट एलसीएम निकालने के लिए हम 12 और 18 का फैक्टराइज करेंगे। तो क्या निकल रहा है हमें, 2 6 12, 2 9 18, and 3 से 3 2 6, 3 3 9. So LCM of 12 and 18 is 2 into 3 into 2 into 3. So this becomes 4 into 9. Answer is 36 minute. तो 36 मिनट पे हम वो दोनों एक साथ होंगे, एक जगह पे उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। पर फर्क यही होगा कि रवि 3 राउंड कंप्लीट कर लिया होगा और सोनिया ने सिर्फ 2 ही राउंड कंप्लीट किया होगा, पर दोनों मिलेंगे इसी पॉइंट पे 36 मिनट पे, वो भी पहली बार। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ गया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे अपना सुझाव दीजिए, अपने कमेंट्स लिखिए, अपने डाउट्स लिखिए, या ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको आपको समझने में दिक्कत हो रही है और आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये समझ में आया, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को फ़ायदा पहुँचे तो शेयर इट, और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम फर्दर और आगे बहुत कुछ आपके लिए लाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।